हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गवर्नमेंट मंत्रा में। तो आज हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। तो निम्न सबसे पहला आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन माइक्रो प्रोसेसर के तीन मुख्य फंक्शन में शामिल नहीं है। तो सबसे पहला यहाँ ऑप्शन है डिकोड करना, एग्जीक्यूट करना, फेच करना, स्टोर करना, एंड नेक्स्ट ऑप्शन है फेच और एग्जीक्यूट दोनों। तो इसमें से आपको मैं बताता हूं कि जो ऑप्शन है, देखिए माइक्रो प्रोसेसर डिकोड भी करता है, एग्जीक्यूट भी करता है, फेच भी करता है, ये तीनों काम करता है। स्टोर करने का जो काम होता है वो आपका मेमोरी का होता है। अगर आप इसकी व्याख्या देखेंगे तो माइक्रो प्रोसेसर के मुख्य कार्य इंस्ट्रक्शन साइकिल में फेच करना, डिकोड करना, एग्जीक्यूट करना शामिल होता है, और जबकि स्टोर करने का जो मुख्य काम होता है वो मेमोरी यूनिट का होता है। ठीक है, हालांकि परिणाम वापस भेजे जाते हैं, लेकिन इसे अक्सर प्रोसेसर के प्राथमिक तीनों कार्यों से अलग रखा जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन राइट ऑप्शन है स्टोर, तो मुख्य कार्यों में ये शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर के मुख्य भाग। अब आपका ऑप्शन है 6, 7, 8 और 9। तो कंप्यूटर के मुख्य कार्यों की बात करेंगे तो मुख्य कार्य इसके 6 होते हैं। इसमें जो सबसे पहला होता है आपका इनपुट डिवाइस, दूसरा होता है आउटपुट डिवाइस, नेक्स्ट आपका सीपीयू, उसके अंदर आपका कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये मिलकर के कंप्यूटर के 6 घटक मिलकर के एक पूरे इंस्ट्रक्शन साइकिल को कंप्लीट करते हैं, जिसको हम लोग आईपीओ साइकिल या इंस्ट्रक्शन साइकिल के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, निम्नलिखित में से सीपीयू का कौन सा घटक सिस्टम को सीधे एग्जीक्यूट करने देने के लिए जिम्मेदार होता है। मतलब अगर सीपीयू के कंपोनेंट की बात करें तो 3 कंपोनेंट सीपीयू के होते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट और तीसरा है मेमोरी यूनिट। तो इसमें से आपसे पूछ रहा है कि कौन सा घटक सिस्टम को सीधे एग्जीक्यूट करने का जिम्मेदार होता है। वो होता है आपका कंट्रोल यूनिट बच्चों। ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर। कंट्रोल यूनिट का जो काम होता है वो एज ए मैनेजर की तरह कार्य करता है, या निर्देशों को प्राप्त करता है, उन्हें डिकोड करता है और फिर अर्थमेटिक लॉजिकल या अन्य घटकों को या बताता है कि उन्हें क्या करना है। ठीक है, यही सिस्टम यूनिट के ऑपरेशन को निर्देशन और एग्जीक्यूट करने के लिए जिम्मेदार होता है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है, कंप्यूटर स्क्रीन पर आने वाला वह मैसेज जो ऑपरेटर से इंफॉर्मेशन या कमांड एंटर करने का निर्देश करता है। ठीक है, तो इसमें बाइट है, कैरेक्टर है, इनपुट डिवाइस है, विंडोज है। नेक्स्ट यहां आपसे पूछ रहा है, देखिएगा प्रॉम्प्ट है, तो आपसे इनपुट इंटर करने के लिए ऑप्शन मांगता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉम्प्ट बच्चों। ठीक है, प्रॉम्प्ट का काम होता है, यह एक संकेत या मैसेज होता है जो यूजर को यह बताने के लिए स्क्रीन पर दिखाई देता है कि कंप्यूटर अब इनपुट लेने के लिए तैयार है। जैसे अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे, सीएमडी खोलेंगे कंप्यूटर के अंदर, तो इस तरीके का जो आइकन आपको दिखता है C.:// और एंगुलर ब्रैकेट, तो ये एक प्रॉम्प्ट आपसे मांगने के लिए ऑप्शन देता है कि आप उसको कुछ इनपुट दें। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट ऑप्शन आप देख रहे हैं कि कंप्यूटर के कार्य करने की गति को निम्न मात्रक में मापा जाता है। जैसा कि मैंने आपके थ्योरी के क्लास में बताया था कि कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है, तो कंप्यूटर की जो गति है आपका मेगा हर्ज में मापा जाता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन है मेगाबाइट, 16 बिट, मेमोरी, मिली सेकेंड, ये सब जो होते हैं ये मापन है, ये गति नहीं है, गति के मात्रक नहीं है। तो आप बात करेंगे, अब देखिए पहले जो कंप्यूटर होते थे वो मेगा हर्ज में होते हैं, अब गीगा हर्ज में भी नापे जाते हैं। तो कंप्यूटर के प्रोसेसर की जो क्लॉक साइकिल होती है, यानी कि क्लॉक स्पीड होती है, जिसको हर्ज में मापा जाता है, पुराने समय में मेगा हर्ज में मापा जाता है, जबकि आधुनिक कंप्यूटरों में इसकी गति अब गीगा हर्ज में मापी जाती है प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा वैध पैमाना सीपीयू की गति को नहीं दर्शाता है। ठीक है, सीपीयू की गति के बारे में नहीं बात करता। तो देखिए हर्ज, ठीक है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, एम फ्लॉप्स और बाइट, ये 4 ऑप्शन है जिसमें हर्ज और एमआईपीएस और एमएफ फ्लॉप्स ये सारे कंप्यूटर
की सीपीयू की स्पीड मेजर करने के लिए यूनिट है, जबकि बाइट क्या है, मेमोरी का पार्ट है। ठीक है बच्चों, तो आपका बाइट जो है वो डिफरेंशिएट है, हर्ट्ज क्लॉक स्पीड मापने का मात्रक होता है। MIPS जो होता है मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, जो प्रोसेसर की गति को मापता है। MFLOPS जो होता है मेगा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, यानी कि जो बड़े कंप्यूटर्स होते हैं वैज्ञानिक गणनाओं की गति को मापा जाता है। बाइट जो होता है वो मेमोरी मापने की इकाई है, ना कि गति की, इसलिए इसमें डिफरेंट जो होता है वो है आपका बाइट। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रमुख मेमोरी के समन्वय में से कार्य करती है, मतलब जो ऐसा क्या चीज है जो प्राइमरी मेमोरी के साथ काम करती है, कोऑर्डिनेट करके काम करती है। विशेष कार्य कार्ड, रैम, सीपीयू, इंटेल, ठीक है, और उपयुक्त सभी। तो इसमें से जो ऑप्शन है वो आपका सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर इसकी व्याख्या की बात करेंगे तो रैम सीधे सीपीयू के साथ मिलकर काम करती है। सीपीयू को जिस भी डेटा या निर्देश की तुरंत आवश्यकता होती है उसे वह मुख्य मेमोरी से ही प्राप्त करता है, इसलिए यहां पे ऑप्शन हो जाता है सीपीयू। नेक्स्ट है निम्नलिखित में सीपीयू का कौन सा भाग अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट क्रियाविधि के दौरान अस्थायी रूप से आंकड़ों का संग्रहण करता है, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल जब ऑपरेशन होता है तो उसके दौरान जो आंकड़े होते हैं, जो डेटा होता है वो अस्थायी रूप से स्टोर करने का काम करता है। तो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। नेक्स्ट है सीपीयू, ठीक है, इसमें है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये आपका ऑप्शन है रजिस्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं इसका काम होता है, रजिस्टर कंप्यूटर की सबसे छोटी और तेज मेमोरी होती है जो सीधे सीपीयू के अंदर स्थिर होती है। जब अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट किसी डेटा पर कैलकुलेशन कर रहा होता है तो वह उस इंटरमीडिएट परिणाम को या डेटा को अस्थायी रूप से रजिस्टर में सेव करता है। जैसा कि हमने थ्योरी में बताया था कि सीपीयू के सबसे पास की जो मेमोरी होती है वो आपका रजिस्टर होता है। चलिए नेक्स्ट है माइक्रो प्रोसेसर, जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? माइक्रो प्रोसेसर को, जो कंप्यूटर का मेमोरी होता है, जैसा कि हम लोगों ने बात किया था कि सीपीयू को ब्रेन बोला जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो है आपका माइक्रो चिप बेटा। तो माइक्रो चिप क्या होता है? एक छोटी सी सिलिकॉन चिप होती है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि माइक्रो चिप या माइक्रो प्रोसेसर किसका बना होता है तो सिलिकॉन चिप का बना होता है, ठीक है। सिलिकॉन वैली, बैंगलोर को हम लोग सिलिकॉन वैली के नाम से भी जानते हैं, जिस पर हजारों सर्किट बने होते हैं, इसीलिए इसे माइक्रो चिप या केवल चिप भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर की दुनिया शून्य और एक से निर्मित होती है। इन शून्य और एक को स्टोर करने के लिए प्रोसेसर के अंदर क्या लगाया जाता है? पहला है इनपुट आउटपुट यूनिट, दूसरा है निर्देश समूह, नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर, और डी ऑप्शन है मुख्य स्मृति। तो ट्रांजिस्टर जो होता है वो इस ऑप्शन का इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर का काम क्या होता है? कंप्यूटर बाइनरी भाषा जैसा कि 0 और 1 पे काम करता है, तो प्रोसेसर के अंदर ही ये लाखों करोड़ों ट्रांजिस्टर होते हैं जो स्विच की तरह कार्य करते हैं। जब ट्रांजिस्टर ऑन होता है तो उसे 1 कहते हैं, और जब ऑफ होता है ट्रांजिस्टर तो 0 माना जाता है। इस चीज को आप नोट रखिएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक पिक्टोग्राम है जो नेविगेशन में सहायता देने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है? तो अब देखिए एक छोटा सा आइकॉन जो डेस्कटॉप पे दिखता है वो क्या होता है? उसको हम लोग आइकॉन बोलते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहां पे आइकॉन हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है प्यारे बच्चों। आइकॉन एक छोटा सा ग्राफिकल पिक्चर होता है जो किसी प्रोग्राम या फाइल या फंक्शन का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब उसको इंडिकेट करता है, या यूजर को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस देता है जो आसानी से नेविगेट करने में मदद करता है। यानी कि हम किसी भी एप्लीकेशन को उस आइकॉन के माध्यम से खोल सकते हैं। जैसा कि अगर आप मोबाइल में काम करते हैं तो व्हाट्सएप जो है वो भी हमारा एक प्रकार का आइकॉन है। हम आइकॉन पे क्लिक करते हैं और वो हमारा नेविगेट करके हमारा व्हाट्सएप खोल देता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? तो पेंटियम जो होता है वो एक तरह का माइक्रो प्रोसेसर होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो पेंटियम इंटेल कंपनी द्वारा बनाए गए माइक्रो प्रोसेसर की एक बहुत प्रसिद्ध सीरीज या ब्रांड का नाम होता है। मोबाइल चिप, कंप्यूटर, ये सारे चीजें कंप्यूटर्स के अंदर काम करती हैं। यहां बात कर रहा था ब्रांड की, तो प्रोसेसर जो बनाती है माइक्रो प्रोसेसर वो पेंटियम नाम से पहले बनता था, अभी ये ऑब्सोलीट हो गया मार्केट में। अभी आपका इंटेल का कोर i3, कोर i5, कोर i7 इस तरह के प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर आते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट, उच्च क्षमता वाला माइक्रो प्रोसेसर है पेंटियम, पेंटियम प्रो, पेंटियम 2 and 3, पेंटियम 2 या उपरोक्त में से सभी। तो ये सारे ब्रांड अपने जमाने के सबसे उच्च क्वालिटी के माइक्रो प्रोसेसर हुआ करते थे, ये सारे, ठीक है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए, पेंटियम प्रोसेसर प्रो की बात करें, पेंटियम सेकंड, पेंटियम थर्ड, ये अपने समय के बहुत उच्च क्षमता वाले और गति वाले प्रोसेसर थे। ये सभी इंटेल के ही उन्नत वर्जन थे। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? पेरिफेरल डिवाइस का मतलब समझिए प्यारे बच्चों। पेरिफेरल का मतलब होता है कि जो बाहरी रूप से कंप्यूटर के से अलग लगाया जाता है, मतलब कंप्यूटर में अलग से लगाया जाता है, यानी कि बाहर। अब देखिए, प्रिंटर, मदरबोर्ड, मॉनिटर, कीबोर्ड, है ना। अब देखो, प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, ये सब पेरिफेरल डिवाइस हैं, ठीक है। मदरबोर्ड जो होता है वो डिफरेंट होता है। पेरिफेरल डिवाइस वे बाहरी उपकरण होते हैं जो कंप्यूटर से बाहर से जोड़े जाते हैं, जैसे प्रिंटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, माउस हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें। तो मदरबोर्ड कंप्यूटर के आंतरिक मुख्य सर्किट बोर्ड होते हैं, यानी कि पीसीबी बोर्ड होते हैं। ये पेरिफेरल नहीं होते हैं, सिस्टम का मुख्य हिस्सा होते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डैश कंप्यूटर की मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किस कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन को कैसे प्रतिक्रिया देना है। तो इसमें कौन बताता है? स्टोरेज यूनिट बताता है, कंट्रोल यूनिट बताता है, या इनपुट डिवाइस बताता है, या लॉजिकल यूनिट बताता है। तो आपका जो ट्रैफिक पुलिस का काम करता है वो करता है आपका कंट्रोल यूनिट प्यारे बच्चों, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट पूरे कंप्यूटर सिस्टम के लिए नर्व सिस्टम की तरह होता है, या अन्य सभी हिस्सों का निर्देश देता है कि उन्हें प्राप्त डेटा के साथ क्या करना है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मदरबोर्ड है, ठीक है। मदरबोर्ड क्या है? कंप्यूटर के ऑन करने पर एक्सेस किया जाने वाला पहला चिप। दूसरा, सर्किट बोर्ड जिसमें पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं। तीसरा, सीपीयू बोर्ड। चौथा ऑप्शन है सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं। और पांचवा है प्रिंटर का एक भाग। तो इसका जो ऑप्शन है वो है सी, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्किट बोर्ड। देखिएगा यहाँ पे कुछ ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक्स है। सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये थोड़ा सा मिक्स कर लीजिएगा, ए बी सी डी में सी डी जो है इसी के मिक्स पार्ट है। तो सी इसका राइट आंसर है, इसमें दे रखा है सी, बट इसका राइट आंसर है डी प्यारे बच्चों। तो मदरबोर्ड जो होता है वो मेन बोर्ड या सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं। कंप्यूटर के जितने भी पार्ट अलग से होते हैं, मतलब पीसीबी बोर्ड होता है अलग से इनमें लगे होते हैं, या एक रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है जो सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क और अन्य सभी हार्डवेयर घटकों का एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है। मदरबोर्ड को हम लोग पीसीबी के नाम से भी जानते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के नाम से भी जानते हैं। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे बच्चों। चलिए, नेक्स्ट है डैश सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ता है। क्या जोड़ता है? मतलब सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे जो अलग अलग पुर्जे हैं उनको जोड़ने का काम कौन करता है? इनपुट यूनिट, सिस्टम बस, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, प्राइमरी मेमोरी, या उपरोक्त में से सभी। तो इसमें बात हो जाएगी सिस्टम बस की। सिस्टम बस का काम क्या होता है? सिस्टम बस तारों के एक समूह होता है जो डेटा और संकेतों को सीपीयू, मेमोरी और अन्य हार्डवेयर के बीच लाने ले जाने का काम करती है। जैसे बस का काम होता है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे ले जाना, एक, ठीक है।
तो इसका भी काम होता है कि सीपीयू और मदरबोर्ड पे लगे जो पुर्जे होते हैं उन सबको जोड़ने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कंप्यूटर के डेटा का सीपीयू से परिधि यंत्रों पेरिफेरल डिवाइसेस जिसको हम बोलते हैं को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? मॉडेम से, कंप्यूटर पोर्ट से, इंटरफेस से या बफर मेमोरी से? तो वो होता है कंप्यूटर पोर्ट से प्यारे बच्चों। कंप्यूटर पोर्ट के थ्रू ही कंप्यूटर के जो पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं वो कनेक्ट होते हैं। इनको अलग से बिजली देने की आवश्यकता नहीं होती, ये सिस्टम से ही बिजली ले लेते हैं। तो बाहरी उपकरण जैसे प्रिंटर, माउस, ठीक है, को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए हम लोग पोर्ट्स यानी कि जैसे बीजीए पोर्ट, यूएसबी पोर्ट है ना, ओटीजी पोर्ट, तो ये सारे तरीके के जो पोर्ट होते हैं इनका इस्तेमाल करते हैं जिनके माध्यम से डेटा का ट्रांसफर होता है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट देखिएगा, एक्सटेंशन कार्ड डैश में इंसर्ट किए जाते हैं। तो एक्सपेंशन कार्ड किस में किए जाते हैं? तो वो स्लॉट होता है, एक्सपेंशन स्लॉट होता है प्यारे बच्चों, जिसमें हम एक्सपेंशन कार्ड लगाते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है हमारा स्लॉट। तो मदरबोर्ड का एक्सपेंशन स्लॉट बने होते हैं जिसपे अतिरिक्त क्षमता जोड़ने के लिए साउंड कार्ड, ग्राफिक्स कार्ड, नेटवर्क कार्ड, ये सारी चीजें उसमें लगाई जाती हैं। तो स्लॉट्स बने होते हैं, आप मदरबोर्ड में देखेंगे तो रैम भी लगाया जाता है, ग्राफिक कार्ड्स भी लगाया जाता है, तो ये स्लॉट्स रहते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मूल ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा किया जाता है या किए जाते हैं? तो अंकगणितीय ऑपरेशन, तार्किक ऑपरेशन, संचयन या पुनरावृत्ति या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। तो कंप्यूटर के ये सारे कार्य होते हैं। देखिए, वो अर्थमेटिक का भी काम करता है, जोड़ने घटाने का भी काम करता है, लॉजिक का भी काम करता है कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, और डेटा को स्टोर करने का भी काम करता है, और देन रिट्रीव मतलब पुनः प्राप्त करने का भी काम ये करती है। तो ये सभी कार्य जो होते हैं ये हमारे कंप्यूटर ऑपरेशन के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर कई प्रकार से डेटा मैनिपुलेट करते हैं, जो इसे मैनिपुलेशन को डैश कहते हैं। तो इस मैनिपुलेशन को हम लोग क्या कहते हैं? अपग्रेडिंग कहते हैं, प्रोसेसिंग कहते हैं, बैचिंग कहते हैं या यूटिलाइजिंग कहते हैं या डाउनलोड कहते हैं। तो कंप्यूटर कई प्रकार से डेटा मैनिपुलेट करते हैं, तो इसे मैनिपुलेशन को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? उसको हम लोग कहते हैं प्रोसेसिंग करना कहते हैं। तो जो रॉ डेटा होता है, ठीक है, उसको क्या करता है? वो फिल्टर करके हमारे अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन में बदल देता है। तो कच्चे डेटा को व्यवस्थित करके सूचना में बदलने की प्रक्रिया को हम लोग प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक है, यही हमारा मैनिपुलेशन का काम होता है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, कंप्यूटर के कंपोनेंट ठीक से ऑपरेट हो रहे हैं और कनेक्टेड हैं यह सुनिश्चित करने के लिए कौन सा प्रोसेस चक्र करता है? यानी कि कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जो ये देखता है कि कंपोनेंट हमारे ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हम बूटिंग बोलते हैं या प्रोसेसिंग बोलते हैं, सेविंग बोलते हैं, एडिटिंग बोलते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो उसको हम लोग बोलते हैं बूटिंग प्यारे बच्चों। बूटिंग का काम क्या होता है? जब कंप्यूटर शुरू होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं बूट करना। तो बूटिंग प्रक्रिया के दौरान होता क्या है कि पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है, और यह चेक करता है कि कीबोर्ड, रैम, माउस, ये जितने भी अन्य पुर्जे हैं ये सही से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं। कोई एरर है तो उनको हमको एरर वो हमें देता है। ठीक है, तो ये सारे काम बूटिंग प्रोसेस का होता है कि कोई कंपोनेंट ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो जांचने का काम बूटिंग का होता है। नेक्स्ट, यूजर यह कैसे निर्धारित करता है कि कंप्यूटर पे कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है? ठीक है, हमें कैसे पता चलता है? हार्ड डिस्क की प्रॉपर्टीज चेक करके, बूटिंग प्रोसेस के दौरान इंस्टॉल प्रोग्राम देख करके, या इंस्टॉल प्रोग्राम की लिस्ट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करके, या डिस्क पर सेव की गई विद्यमान फाइलें चेक करके, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन है वो है आपका इंस्टॉल प्रोग्राम की लिस्ट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करें। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज है तो आप कंट्रोल पैनल या उसकी सेटिंग में जाएंगे या ऐप या प्रोग्राम के लिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं
ये पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हैं, कंप्यूटर में कौन कौन से प्रोग्राम उपलब्ध हैं। ठीक है, प्रोग्राम एंड फीचर्स, कंट्रोल पैनल में आप जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे, कंट्रोल पैनल पे जाएंगे और कंट्रोल पैनल में वहां आपको प्रोग्राम एंड फीचर्स नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, वहां पे आपको सारी लिस्ट दिखाई देता है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जब आप कंप्यूटर चालू करते हैं तब बूट रूटीन क्या टेस्ट करता है? सबसे पहला है रैम टेस्ट करता है, डिस्क ड्राइव टेस्ट करता है, मेमोरी टेस्ट करता है, या पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जब कंप्यूटर बूट होता है तो वो सबसे पहले पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है प्यारे बच्चों, इसका ऑप्शन डी और आंसर है। ठीक है, तो जैसे ही कंप्यूटर ऑन होता है तो बायोस सबसे पहले क्या करता है, पोस्ट चलाता है और यह सुनिश्चित करता है कि कीबोर्ड, रैम या हार्डवेयर ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शब्द डैश का अर्थ कंप्यूटर के ऐसे किसी घटक से है जो कार्य करने के लिए आवश्यक होता है। शब्द डैश किस शब्द का अर्थ होता है कि कंप्यूटर एक ऐसे किसी कंपोनेंट से है जो कार्य करने के लिए आवश्यक होता है। बूटस्ट्रैप्स, कर्नेल, रिसोर्स, सोर्स, या इनमें से कोई नहीं, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिसोर्स प्यारे बच्चों। ठीक है, तो रिसोर्स वह शब्द होता है जिसका अर्थ होता है कंप्यूटर के ऐसे किसी घटक से जो कार्य करने के लिए आवश्यक होता है। तो कंप्यूटर में रिसोर्स उन घटकों को कहते हैं जो किसी कार्य को पूरा करने के लिए जरूरी होता है, जैसे सीपीयू, समय, मेमोरी एंड हार्ड डिस्क स्पेस। ठीक है, तो ये सारा आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक बड़ा और महंगा कंप्यूटर है जिसमें एक साथ सैकड़ों या हजारों यूजरों या प्रयोगकर्ताओं के लिए डेटा प्रोसेस करने की क्षमता होती है। तो हैंडहेल्ड कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, टैबलेट कंप्यूटर, या इनमें से कोई नहीं। एक ऑप्शन है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम जो कंप्यूटर होता है वो बड़ा और महंगा कंप्यूटर होता है। तो मेन फ्रेम बहुत ही शक्तिशाली होते हैं और इनका उपयोग बैंकों में, बीमा कंपनियों में या सरकारी विभागों में बड़े पैमाने पर डेटा प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है प्यारे बच्चों। आई होप आपको हमारा ये जो क्लास है पसंद आ रहा होगा। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें प्यारे बच्चों। और आपको लगता है कि कोई चीज की कमी है अभी भी, तो आप उसे जरूर बताइए, कमेंट में मेंशन करिए, मैं उस कमी को दूर करने की कोशिश करूंगा। आप पढ़ते रहिए, आपके लिए मैं आपका सारा सिलेबस जो है वो मैं तय सीमा के अंदर ही खत्म कर दूंगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप अदर सब्जेक्ट भी पढ़ते रहिए और साथ ही साथ आप कंप्यूटर को भी पढ़ते रहें। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्वेश्चंस वगैरह बनाने में बच्चों। ठीक है, जिसकी वजह से थोड़ा सा वीडियो का 1-2 दिन लेट हो जाता है। ठीक है, इस वजह से मैं डेली वीडियोस नहीं बना पाता हूँ, थोड़ा हमारा और भी पर्सनल भी काम होता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को वो टाइम निकाल करके आपके सारे सिलेबस को कंप्लीट करूंगा। काफी अनुभव है मुझे एक क्लास लेने का प्यारे बच्चों। तो मैं आपके तय सीमा के अंदर जो भी आपका समय है 21 मई, उससे 5-10 दिन पहले ही मैं सारे सिलेबस को कंप्लीट कर दूंगा। आप बस बने रहिए और पढ़ते रहिए प्यारे बच्चों, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके और आप अपने गोल को अचीव कर सके प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर फाइलों के बारे में निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? ठीक है, पहला ऑप्शन है वे एक स्टोरेज मीडियम्स में सेव किए गए डेटा का संग्रह होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर की फाइल। दूसरी, प्रत्येक फाइल का एक फाइल नेम होता है। ठीक है, ये भी सही है। फाइल का कंटेंट निर्दिष्ट करने के लिए प्रयोगकर्ता फाइल एक्सटेंशन स्थापित करता है। ठीक है, तो ये बात देखिए, प्रयोग करता है, यूजर कोई फाइल एक्सटेंशन डिफाइन नहीं करता है। ये फाइल एक्सटेंशन सॉफ्टवेयर के थ्रू ही बनते हैं। ठीक है, सभी फाइलों में डेटा होता है और इनमें से कोई नहीं। देखिए, ये सारे ऑप्शन में से जो आपका सत्य नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी जो होता है, देखिएगा,
फाइल एक्सटेंशन जो होता है, चाहे वो .txt हो, .jpg हो, .bmp हो, .docx हो, .xlsx हो, ठीक है, ये अलग अलग सॉफ्टवेयर के अलग अलग एक्सटेंशन नेम होते हैं। तो आमतौर पर उस सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा तय किए जाते हैं जिसमें फाइल बनाई गई है, ताकि कंप्यूटर को पता चल सके कि उसे किस प्रोग्राम में खोलना है। तो प्रयोगकर्ता इसे बदल सकता है लेकिन डिफाइन नहीं कर सकता, इसे स्थापित करने की अनिवार्य प्रक्रिया नहीं है, ठीक है। तो बाकी के जो ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी है वो सत्य है, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट आपका कियोस्क क्या है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और अक्सर आपसे एग्जाम में भी पूछ भी सकता है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। सबसे पहला ऑप्शन है कि कियोस्क जो है, पहला संगठित और प्रस्तुत डेटा का प्रकार होता है जिसकी अतिरिक्त कीमत या वैल्यू स्वयं डेटा से ज्यादा होती है। दूसरी बात, एकीकृत सर्किट पर माइक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रॉनिक घटकों का संयोग करता है जो सॉफ्टवेयर अनुदेशों के अनुसार बिट्स का प्रोसेस करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, एक कंप्यूटर स्टेशन होता है जो जनता को विशिष्ट और उपयोगी सूचना और सेवाओं को उपलब्ध कराती है। नेक्स्ट ऑप्शन है, कंप्यूटर के प्रकार, प्रोसेस, ऑपरेटिंग प्रणाली का वर्णन करती है। तो इसमें से अगर हम बात करेंगे तो कियोस्क जो होता है वो एक कंप्यूटर स्टेशन होता है, अक्सर आप रेलवे, एटीएम ये सब में देखते होंगे, ठीक है। तो अगर बात करें तो कंप्यूटर जो है स्टेशन होता है जो जनता को विशिष्ट और प्रयोग जो है उपयोगी सूचना और सेवाएं उपलब्ध कराता है। अक्सर आप यहाँ पे देखते होंगे कि जो रेलवे स्टेशन है, हवाई अड्डे हैं, हवाई मॉल है, वहाँ पे ये लगे होते हैं और ये जनता को, लोगों को, ठीक है, एक सहायता प्रोवाइड करते हैं कि बुकिंग कैसे करनी है या कोई जानकारी कैसे प्राप्त करनी है, कौन सी फ्लाइट कब आने वाली है, तो इन सारी चीज़ों की जानकारी देता है, ये होती है कियोस्क मेरे बच्चों। नेक्स्ट ऑप्शन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लगातार छोटे तथा अधिक शक्तिशाली होते जाने की प्रवृत्ति के कार्यकारिकों के अधिक हो जाने को बढ़ावा मिलता है किससे? डेस्कटॉप से, बुद्धिमान से, सर्वर से या मोबाइल से, ठीक है। तो डिजिटल उपकरणों का लगातार छोटा होना जो होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? तो वो होता है हमारा मोबाइल, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिजिटल उपकरण जो छोटे और अधिक शक्तिशाली हो रहे हैं वो होते हैं हमारे मोबाइल। तकनीक के इसको बोलते हैं मिनिचराइजेशन, ठीक है, के कारण ही आज जो होता है मिनिचराइजेशन, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, जैसे जैसे लोगों की आदतें चेंज हो रही हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से आज के समय में जो स्मार्टफोन है वो अत्यधिक शक्तिशाली हो गए हैं, ठीक है, जो मोबाइल उपकरण संभव हो पाए हैं, ठीक है। यहाँ पे अन्य की बात करेंगे जैसे डेस्कटॉप और सी ऑप्शन जो हमारा सर्वर है आकार में बड़े होते हैं, जबकि प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, छोटे और अधिक शक्तिशाली की बात कर रहा है, तो वो आपका जो छोटा होता है, सबसे ज्यादा छोटा, वो होता है आपका मोबाइल डिवाइस। थोड़े कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो ट्रिकी फॉर्म में होते हैं, तो इस बात को समझना बहुत जरूरी होता है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन है आपका, हार्ड ड्राइव अस्थायी रूप से सिस्टम की यूनिट में स्थापित की जाती है और उन्हें निकाले जाने की आवश्यक व्यवस्था नहीं होती है जब तक कि उनकी मरम्मत करने या उन्हें बदलने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो वो क्या होता है, स्टैटिक होता है, इंटरनल होता है या एक्सटर्नल होता है या रिमूविंग होता है। तो ये होते हैं इंटरनल हार्ड ड्राइव जो होता है वो अस्थाई। इंटरनल की बात होगी कि सिस्टम के में पहले से लगे होते हैं, ठीक है। तो इंटरनल हार्ड ड्राइव कैबिनेट के अंदर फिक्स होती है, ठीक है। अन्य जो ऑप्शन है जैसे एक्सटर्नल ड्राइव की बात करें तो वो पोर्टेबल के लिए बनाया जाता है जिसे आसानी से निकाला जा सकता है, पर इंटरनल हार्ड ड्राइव को निकाला नहीं जाता प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सीपीयू निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है? पहला, डेटा का ग्राफिकल डिस्प्ले करता है, दूसरा गणितीय गणना करता है, तीसरा मेमोरी प्रबंधन करता है, चौथा जो है इनपुट या आउटपुट डिस्प्ले कराता है, या इनमें से कोई नहीं।
तो ऑप्शन है आपका डेटा का ग्राफिकल डिस्प्ले। ठीक है, ग्राफिकल डिस्प्ले का काम आउटपुट यूनिट का होता है। ठीक है, तो ग्राफिकल डिस्प्ले का कार्य जो होता है सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का होता है, जीपीयू का होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का होता है। ठीक है, जिसमें बी सी डी तीनों सीपीयू के प्राथमिक कार्य जैसे अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, मेमोरी यूनिट और इनपुट आउटपुट कंट्रोल यूनिट, ये सारे सीपीयू के कार्य हैं। और जबकि जो ग्राफिकल डिस्प्ले का काम होता है वो ग्राफिक कार्ड्स का होता है या ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट का होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटर में डिस्क कहाँ डाली जाती है। ठीक है, तो डिस्क मॉडेम में डाली जाती है, हार्ड ड्राइव में या सीपीयू में या डिस्क ड्राइव में। तो सिंपल सा ऑप्शन है डिस्क ड्राइव में प्यारे बच्चों। ठीक है, डिस्क ड्राइव की बात करेंगे तो सीडी डीवीडी जैसे डिस्क जो होते हैं वो ऑप्टिकल ड्राइव में डाली जाती है। ठीक है, जबकि मॉडेम इंटरनेट के लिए होता है, ई जो होता है स्कैन पेपर को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए होता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, जो कंप्यूटर प्रोसेस को नियंत्रित करता है वे डेटा को निरंतर डैश में स्वीकार करते हैं। ठीक है, डेटा ट्रैफिक पैटर्न, डेटा हाईवे या इनफाइनाइट लूप या फीडबैक लूप या स्टार्ट। तो यहाँ पे देखिए बात बहुत अच्छे से समझिएगा, जो कंप्यूटर प्रोसेस को नियंत्रित करते हैं वे डेटा को निरंतर डैश में स्वीकार करते हैं, तो वो फीडबैक लूप होता है। ऑप्शन प्यारे बच्चों, फीडबैक लूप का एक अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। नियंत्रण प्रणाली होती है कंट्रोल सिस्टम में, फीडबैक लूप का उपयोग लगातार डेटा मॉनिटरिंग और सुधार के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जैसे एसी अगर आप देखे होंगे, एसी जो होता है वो क्या होता है, रूम टेम्परेचर अगर बहुत गर्म होता है तो एसी क्या होता है, ऑन हो जाता है, कंप्रेसर उसका ऑन हो जाता है। फिर एक टाइम के बाद क्या हो जाता है कि जैसे रूम ठंडा हो जाता है कंप्रेसर क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये भी एक फीडबैक लूप का एक एग्जांपल है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट बात करेंगे, कंप्यूटर्स जो होता है विशिष्ट के साथ कार्य करके आंकड़ों की सूचना में प्रोसेसिंग करते हैं। किसके साथ कार्य करके वो आंकड़ों की सूचना को प्रोसेसिंग करते हैं, तो वो होता है, पहला ऑप्शन आप देखिएगा कि मल्टीमीडिया, बी ऑप्शन है वर्ड्स, सी ऑप्शन है कैरेक्टर्स, डी ऑप्शन है नंबर्स और ई है इनमें से कोई नहीं। तो जो कंप्यूटर होता है वो हमेशा नंबर्स पे के साथ कार्य करके आंकड़ों को सूचनाओं में प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर देखिए केवल 0 और 1 को ही समझता है, तो सूचना किसी भी रूप में हो प्रोसेसिंग हमेशा नंबरों में ही होती है। ए बी सी ऑप्शन की बात करेंगे तो डेटा के विभिन्न रूप, लेकिन कंप्यूटर का मूल आधार जो है वो नंबर पे है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट देखिएगा, विशेष रूप से संचरित कंप्यूटर चिप है जो अन्य उपकरणों के अंदर रहते हैं, जैसे आपकी मोटर गाड़ी या आपका इलेक्ट्रॉनिक थर्मोस्टेट। क्या होगा इसमें, जो पहले से कंप्यूटर के अंदर होते हैं, यानी कि संरचना कंप्यूटर चिप की तरह होती है। आप उसको कह सकते हैं, देखिए सर्वर्स, लगाए गए एम्बेडेड कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स कंप्यूटर या मेन फ्रेम, इनमें से कोई नहीं। 5 ऑप्शन है आपके पास। तो ये जो आपका ऑप्शन है जो पहले से लगे होते हैं यानी कि एम्बेडेड कंप्यूटर्स उसको बोलते हैं। ठीक है, लगाए गए एम्बेडेड कंप्यूटर्स की बात करेंगे तो एम्बेडेड कंप्यूटर्स होता क्या है, तो एम्बेडेड कंप्यूटर्स ऐसे कंप्यूटर सिस्टम होते हैं जिन्हें किसी बड़े मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के भीतर एक विशिष्ट कार्य जैसे कंट्रोल या मॉनिटरिंग करने के लिए फिट या एम्बेड किया जाता है, जो सामान्य उद्देश्य वाले कंप्यूटर जैसे लैपटॉप की तरह नहीं होते हैं, बल्कि कार के इंजन, कंट्रोल यूनिट, वॉशिंग मशीन की बात करें या डिजिटल घड़ी जैसे उपकरणों के अंदर छुपे होते हैं। ठीक है, ये एम्बेडेड सिस्टम होते हैं जो एक विशिष्ट कार्य को, जैसे आप देखते होंगे कि अलार्म बज जाता है तो वो एम्बेडेड टेक्नोलॉजीज पे ही काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि गैर आंकिक नॉन न्यूमेरिक डेटा का उदाहरण है। इसमें से कौन नॉन न्यूमेरिक डेटा का उदाहरण है जिसमें नंबर्स का इस्तेमाल नहीं होता। सबसे पहला है कर्मचारी का पता, दूसरा है परीक्षा के अंक, तीसरा है बैकलेस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ये सभी या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे बात होती है कि नॉन न्यूमेरिक,
तो यहाँ पे कंप्यूटर का जो कर्मचारी का जो पता है वो नंबर्स के फॉर्म में नहीं होता है, ठीक है। तो न्यूमेरिक डेटा को केवल अंक 0 और 9 होते हैं जिन पे गणितीय गणनाओं की जाती है, गणितीय गणना की जाती है, जैसे अंक या बैंक बैलेंस, ठीक है। बैंक बैलेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, बैंक शेष यानी कि बैंक बैलेंस, ठीक है। कर्मचारी के पते में अक्षर, अंक और विशेष चिन्ह जो होते हैं वो दोनों ही हो सकते हैं, इसलिए इन्हें अल्फा न्यूमेरिक या नॉन न्यूमेरिक डेटा भी माना जाता है। देखिए प्रश्न थोड़ा सा बदल सकता है, कभी कभी अल्फा न्यूमेरिक डेटा का उदाहरण है ये भी पूछ सकता है, तो आप ये चीज ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे डैश कच्चे तथा रॉ फैक्ट, मतलब जो रॉ डेटा होता है, कच्चे डेटा को हम लोग रॉ डेटा भी बोलते हैं, बताता है जबकि डैश में डेटा अर्थपूर्ण बन जाता है। तो सूचना जो होती है, ठीक है, अब जो हमारा डेटा होता है वो रॉ होता है और जब वो इंफॉर्मेशन या अर्थपूर्ण फॉर्म में आ जाता है तो हम उसको बोलते हैं सूचना प्यारे बच्चों, यानी कि इंफॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो गया डेटा और सूचना, ठीक है। डेटा अव्यवस्थित कच्चे तथ्यों का संग्रह होता है जिसका अपने आप में कोई स्पष्ट अर्थ नहीं होता है। जब इस डेटा का प्रोसेस किया जाता है तो वह इंफॉर्मेशन बन जाता है जो अर्थपूर्ण और उपयोगी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कंप्यूटर से में कर्सर किस स्थान पर हैंड हेल्ड के रूप में दिखाई देता है। जब आप देखते होंगे कि जब आप माउस कहीं लेके जाते हैं तो किसी ऑप्शन पे वो हाथ बन जाता है ऐसे करके, ठीक है। तो वो कहाँ पे दिखता है, टास्क बार पे, या जहां नए शब्द इंसर्ट किए जाते हैं वहां पे, या हाइपरलिंक पे, या स्क्रीन पे, या इनमें से कोई नहीं। तो हाइपरलिंक जो होता है वहां पे हैंड बन जाता है, ठीक है। तो वेब ब्राउजर या किसी डॉक्यूमेंट में जब आप कर्सर को किसी हाइपरलिंक जैसे कोई लिंक हो या बटन हो ले जाते हैं तो तीर का निशान एक छोटा सा हाथ यानी कि पॉइंटिंग हैंड के आइकन में बदल जाता है। यह दर्शाता है कि उस स्थान पर क्लिक किया जा सकता है, ठीक है। इस बात को आप नोट करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिस्टम को डिबग करने का क्या अर्थ है। डिबग करने का, बग मीन्स होता है एरर और बग को रिमूव करना बोलते हैं उसको डिबगिंग प्यारे बच्चों। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, सिस्टम में एरर का पता लगाना और उसे सही करना, ठीक है। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या सिस्टम मैनेजमेंट में बग का मतलब होता है गलती या त्रुटि करना। इन गलतियों को खोजना और उन्हें ठीक करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं डिबगिंग कहा जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यह विशेष डेस्कटॉप कंप्यूटर का मुख्य घटक है जो प्रोसेसर, मेमोरी, कुछ स्टोरेज डिवाइसों, डिस्प्ले, साउंड सर्किट को धारण करता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं। पहला ऑप्शन देखिएगा सिस्टम यूनिट है, प्लेटफॉर्म है, फॉर्म फैक्टर है, फॉर्मवेयर है, नेक्स्ट है मालवेयर, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि ये सारे घटक जो प्रोसेसर, मेमोरी, कुछ स्टोरेज डिवाइस, डिस्प्ले और साउंड सर्किट को धारण करता है वो होता है हमारा सिस्टम यूनिट प्यारे बच्चों। तो सिस्टम यूनिट वह मुख्य बॉक्स होता है यानी कि सीपीयू बॉक्स होता है, ठीक है, जो प्रोटेक्ट करता है सारी चीजों को, जिसके अंदर आपका मदरबोर्ड होता है, यही मदरबोर्ड के अंदर रैम होता है, अन्य उपकरण एसएमपीएस होता है, ठीक है। तो ये सारे चीजें महत्वपूर्ण चिप, ठीक, उन सब पे ये होल्ड करता है, ठीक है। तो सिस्टम यूनिट की बात कर रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे, देखिए अगर अभी इसलिए पिछले वाले प्रश्न की बात करेंगे तो उसमें कुछ ऐसे भी ऑप्शन होते हैं जिनके बारे में अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, तो मैं एक सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, मतलब मान सकते हैं कि एक एक टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर के अंदर उन सब चीजों को क्या कहते हैं, ठीक है। जैसे सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है ना, और लाइववेयर क्या है। तो इन सारी चीजों को हम लोग छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, वो चीजों को हम डिस्कस कर लेंगे उसमें, ठीक है, उस सीरीज के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग अपने ऑप्शन पे फोकस करते हैं, जो हमारा ऑप्शन राइट है उन चीजों के बारे में ही जानकारी ले रहे हैं। अगर आप कहेंगे कि चारों ऑप्शन डिस्कस किया जाए तो वो भी किया जा सकता है, पर पॉसिबिलिटीज ये होगी कि क्वेश्चन कम हो जाएंगे हर प्रैक्टिस सेट में। अभी मैं लगभग कोशिश करता हूँ 50+ क्वेश्चन आप लोगों को हर प्रैक्टिस सेट में मिले और हर टॉपिक के अकॉर्डिंग मिले, ताकि वो सारा चीजें आपकी कंप्लीट हो जाए और आपकी मेमोरी में फिक्स्ड हो जाए। तो इस क्वेश्चन को देखिएगा बच्चों,
डैश बस केवल सीपीयू और रैम को जोड़ता है जिसमें केवल मेमोरी पते रहते हैं। तो इसमें से कौन सा ऐसा बस है? ठीक है, पहला है एजीपी, दूसरा है पेरिफेरल कंपोनेंट यानी कि पीसीबी, तीसरा है एड्रेस और चौथा है डेटा। तो यहां बात हो रही है एड्रेस बस की प्यारे बच्चों। ठीक है, तो एड्रेस बस, यहां केवल एड्रेस लिख उठा है, डेटा को सही कर लीजिएगा। एड्रेस बस का काम क्या होता है कि एड्रेस बस का उपयोग सीपीयू द्वारा मेमोरी में किसी विशिष्ट स्थान एड्रेस पे पहुंचने के लिए किया जाता है। यह डेटा ट्रांसफर नहीं करता है बल्कि केवल यह बताता है कि डेटा कहां से लेना है और कहां पे भेजना है। ये आपके एड्रेस बस का काम होता है, डेटा स्टोर करने का काम नहीं होता एड्रेस बस का। ठीक है, कंप्यूटर, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर को नियंत्रित करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? ठीक है, अब जैसे आपने सुना होगा कि कंप्यूटर कौन नियंत्रित करता है? ठीक है, तो यूजर नियंत्रित करता है। तो यूजर को हम लोग एक कंप्यूटर के टर्म में एक भाषा देते हैं, एक शब्द उनको देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लाइववेयर। ठीक है, जैसे सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड नेक्स्ट होता है हमारा लाइववेयर। तो जो प्रोग्रामर होता है, विश्लेषक होता है या नियंत्रक होता है, ठीक है, ये कंप्यूटर का नियंत्रण करने का काम नहीं करते हैं, नियंत्रक। ठीक है, यहाँ पे लाइववेयर होता है। तो कंप्यूटर शब्दावली में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अलावा जो मनुष्य या यूजर कंप्यूटर को चलाने या नियंत्रित करते हैं उन्हें लाइववेयर या ह्यूमनवेयर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हार्डवेयर कंप्यूटर का प्रयोग डैश होता है, सॉरी हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग डैश होता है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में हमने आपको पढ़ाया था प्यारे बच्चों। पहला ऑप्शन देखिए, अंकित करने के लिए एनालॉग संकेत को रूपांतरित करने हेतु, एयर ट्रैफिक या रडार को नियंत्रित करने हेतु, या द्विआधारी अंकों पर कार्य करने हेतु, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो होता है ऑप्शन है हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग अंकीय करने के लिए एनालॉग संकेत को रूपांतरित करने हेतु होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर की विशेषता होती है। ठीक है, यह नियंत्रण डेटा को मापता है और फिर उसे डिजिटल यानी कि नंबरों में बदल देता है। ठीक है, तो यानी कि अंक में उसको बदलता रहता है जो भी डेटा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के भीतर सीपीयू या अन्य उपकरणों के कंट्रोल सूचना का वहन करता है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के भीतर सीपीयू या अन्य उपकरणों के कंट्रोल सूचना का वहन करता है? तो इसमें हम बात करेंगे कंट्रोल बस की प्यारे बच्चों। तो कंट्रोल बस का अगर काम देखें तो कंप्यूटर में 3 प्रकार की बसें होती हैं। कंट्रोल बस का वह रास्ता होता है जिसके जरिए सीपीयू सिस्टम के अन्य हिस्सों को निर्देश भेजता है और सीपीयू बिजली बैकअप देता है और रोम एक मेमोरी का काम करती है। ठीक है, अब देखिए इसमें 4 ऑप्शन है। अब चारों ऑप्शन का काम अलग अलग है। यूपीएस क्या करता है? बिजली का बैकअप देता है। रोम मेमोरी का काम करता है। ठीक है, RID जो होता है ये एक अलग तरह का सिस्टम होता है। इसके देखे जाएंगे तो 3-4 तरीके से ये काम करते हैं। आगे मैं जो एक सीरीज बनाऊंगा उसमें इस चीज को मैं डिस्कस कर दूंगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता प्रदर्शन की अनुमति देती है लेकिन उपयोगकर्ता को किसी वस्तु को संशोधित करने या हटाने से रोकती है? ठीक है, तो देखिए आप क्या कर सकते हो, रीड ओनली जो बात होती है, ठीक है, वो केवल आप पढ़ सकते हो। इसका ऑप्शन है रीड ओनली। तो रीड ओनली फाइल या डिवाइस का मतलब होता है कि आप उसे केवल देख सकते हैं, आप उनमें कोई बदलाव नहीं कर सकते और ना ही उन्हें हटा सकते हैं। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं राइट प्रोटेक्टेड भी कहा जाता है। ठीक है, इसको हम लोग राइट प्रोटेक्टेड भी कहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डैश एक ऐसा उपकरण है जो अन्य प्रोग्राम या उपकरणों के लिए कार्यात्मकता प्रदान करता है जिन्हें क्लाइंट कहा जाता है, या इन्हें देखिए क्या कहते हैं, देखिए इंटरनेट, डोंगल, थर्मोस्टेट या सर्वर। तो उसको हम लोग बोलते हैं सर्वर प्यारे बच्चों।
क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो उसमें ये सर्वर हमारा एक क्लाइंट की तरह ही काम करता है। तो सर्वर एक शक्तिशाली कंप्यूटर होता है जो अन्य कंप्यूटरों, ठीक है, को सेवाएं देता है और संसाधन प्राप्त करता है। जैसे जब आप किसी वेबसाइट को खोलते हैं तो आपका ब्राउजर क्लाइंट है और जहां से जानकारी आ रही है वो हमारा सर्वर होता है प्यारे बच्चों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पावर स्ट्रिप्स की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। पावर स्ट्रिप्स क्या है? यह एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग वॉल आउटलेट की क्षमता को विस्तारित करने के लिए किया जाता है, जो उपकरण को समायोजित कर सकता है। दूसरा ऑप्शन है यह कई घटकों को एक पावर आउटलेट में प्लग करता है। तीसरा ऑप्शन है यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए बिजली की आपूर्ति करता है। और चौथा ऑप्शन है इसका उपयोग इनपुट संकेत को वोल्टेज, करंट या पावर के परिणाम को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो पावर स्ट्रिप्स जो होता है एक बोर्ड होता है, जैसे आपका स्विच बोर्ड होता है ऐसे ही हमारा पावर स्ट्रिप बोर्ड होता है। ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो ऑप्शन है यह एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग, ठीक है, उपयोग वाला आउटलेट की क्षमता को वितरित करने के लिए किया जाता है। पावर स्ट्रिप एक प्लग बोर्ड होता है जिसे दीवार के एक सॉकेट में लगाया जाता है और यह आपको कई उपकरणों जैसे कंप्यूटर, मॉनिटर, प्रिंटर को एक साथ जोड़ने की सुविधा देता है। विकल्प देखिए, विकल्प बी भी कुछ हद तक मिलता जुलता है, लेकिन ए जो है वो तकनीकी क्षमता और बेहतर ढंग से समझा रहा है, ठीक है, उस चीज को समझा रहा है। तो ये पावर स्ट्रिप का जो काम होता है वो हमारे सारे घटकों को एक साथ जोड़ने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, कंप्यूटर में पिंग कमांड क्या होता है, ठीक है। तो पिंग कमांड का जो काम होता है, देखिएगा, किसी निर्दिष्ट गंतव्य कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए स्रोत कंप्यूटर की क्षमता का परीक्षण करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही है। तो पिंग कमांड का जो उपयोग होता है यह जांचने के लिए किया जाता है कि आपका जो कंप्यूटर है किसी दूसरे कंप्यूटर या वेबसाइट से नेटवर्क के जरिए जुड़ा है या नहीं जुड़ा है। इसमें एक छोटा सा डेटा पैकेट भेजा जाता है और देखता है ये कि वहां ये जो है सही से वहां तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, वहां से वापस जवाब आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये सब जांचने का काम हमारा पिंग कमांड के थ्रू होता है। चलिए, ये कमांड प्रॉम्प्ट पे आप पिंग चलाएंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा आईपी एड्रेस वगैरह, कौन कौन से आईपी एड्रेस से हमारा इंफॉर्मेशन आ रहा है, जा रहा है, वो सब चीजें इंफॉर्मेशन वहां पे मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वैध फैट फाइल फॉर्मेट नहीं है, ठीक है। तो फैट फाइल फॉर्मेट की बात करेंगे तो जिसमें 12, 16 और 32 ये एक वैलिड फाइल फॉर्मेट है, जबकि फैट 24 है वो बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे इस ऑप्शन का आंसर हो जाएगा फैट 24 प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केंद्रीय प्रक्रमण एकक मतलब सीपीयू की पिनें रीसेट की जाती हैं और रजिस्टरों को विशिष्ट मान के लिए सेट किया जाता है। किस प्रक्रिया के लिए यह एक स्थिति है? डिबग करना, कंपाइल करना, बूट करना या लोड करना? तो इसका जो ऑप्शन है वो है हमारा बूट करना प्यारे बच्चों। तो जब कंप्यूटर को चालू करते हैं तो उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं बूटिंग, ठीक है। इस प्रक्रिया के दौरान सबसे पहले हार्डवेयर को प्रारंभिक यानी इंटरनल स्टेट में लाया जाता है। सीपीयू के सारे पिनों को रीसेट किया जाता है, उसके इंटरनल रजिस्टर को एक विशिष्ट शुरुआती वैल्यू दी जाती है, जैसे प्रोग्राम काउंटर को बायोस के एड्रेस को सेट करना, ठीक है, ये एक विशिष्ट वैल्यू है। पर लाना इस प्रक्रिया का हिस्सा होता है ताकि कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कर सके, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि बूट प्रक्रिया के दौरान डैश पोस्ट चलाता है। पोस्ट को कौन चलाता है? एमबीआर चलाता है, प्राइमरी बूट लोडर चलाता है, या सेकेंडरी बूट लोडर चलाता है, या बायोस चलाता है? तो ये पोस्ट ऑपरेशन को चलाने वाला बायोस होता है प्यारे बच्चों, ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जब कंप्यूटर चालू करते हैं तो बायोस क्या करेगा, सबसे पहले एक्टिव होता है और यह पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट प्रक्रिया चलाता है, जो यह जांचता है कि रैम,
कीबोर्ड या डिस्क जैसे हार्डवेयर सही स्थिति में है या नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के सीपीयू में तार्किक इकाई की क्या जिम्मेदारी होती है? ठीक है, पहला है संख्या की तुलना करना, दूसरा है डेटा संग्रहित करना, तीसरा है सूचना के प्रभाव को नियंत्रित करना और चौथा ऑप्शन है डेटा को प्रभाव को नियंत्रित करना। तो आप सीपीयू की अगर बात करें तो संख्या की तुलना करना, तार्किक इकाई की बात करें तो ये अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का काम होता है। तार्किक मतलब लॉजिकल यूनिट का काम होता है। तो इसे लॉजिकल सर्किट या हिस्से का काम डेटा की तुलना करना होता है, जैसे ये देखना होता है कि कोई संख्या दूसरी संख्या से बड़ी है, छोटी है या बराबर है। डेटा स्टोर करने में काम, ठीक है, काम मेमोरी का होता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि डेटा का जो काम होता है वो सारा मेमोरी, डेटा स्टोर करने का जो काम है वो मेमोरी का होता है प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए उपयोगकर्ता अक्सर किसका उपयोग करते हैं? टर्मिनल का, नोट्स का, डेस्कटॉप का या हैंडहेल्ड का? ठीक है, तो यहां बात होती है टर्मिनल का। ठीक है, तो टर्मिनल क्या करता है, क्योंकि सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं, कई लोग एक साथ उन पर काम करने के लिए टर्मिनल का उपयोग करते हैं। टर्मिनल एक कीबोर्ड या मॉनिटर वाला उपकरण होता है जो मुख्य कंप्यूटर से यानी कि सर्वर से जुड़ा होता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम शक्तिशाली सीपीयू डिवाइस पर बिजली की आपूर्ति कैसे की जाती है? एक पावर केबल के माध्यम से, बाहरी बिजली की आपूर्ति से, तीसरा ऑप्शन सीधे कंप्यूटर की बिजली आपूर्ति से या यूएसबी केबल के माध्यम से। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो कम शक्ति वाले यूएसबी डिवाइस जो है बिजली की आपूर्ति कहाँ से लेते हैं? वो अपने कंप्यूटर से ही लेते हैं पावर। ठीक है, तो केबल के माध्यम से लेते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है यूएसबी केबल के माध्यम से लेते हैं। तो कीबोर्ड हो, माउस हो या फ्लैश ड्राइव जैसे छोटे उपकरण जो होते हैं वो अलग से बिजली की तार की आवश्यकता नहीं होती है। सीपीयू डेटा भेजने के साथ साथ क्या करता है, कंप्यूटर की बिजली भी उन उपकरणों तक पहुंचाती है। ठीक है, अगर बात करेंगे, इससे पहले हम लोगों ने एमबीआर की बात की थी, मास्टर बूट रिकॉर्ड की, इस ऑप्शन में हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ हार्ड ड्राइव का वह पहला सेक्टर होता है जहां ऑपरेटिंग सिस्टम को ढूंढने की जानकारी होती है। ठीक है, मतलब एमबीआर में ऑपरेटिंग सिस्टम की जानकारी होती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ है। अगर एमबीआर मिस हो गया, आप देखते होंगे कभी कभी कंप्यूटर का बूट एमबीआर मिसिंग दिखाता है, तो होता क्या है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड तो होता है पर लोड होकर के आप तक पहुंच नहीं पाता है। ठीक है, तो ये एमबीआर मिसिंग का या एमबीआर, इसको हम लोग मास्टर बूट रिकॉर्ड भी बोलते हैं। रिकॉर्डर होता है, फाइल का पता होता है, कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एड्रेस होता है इसमें। नोड जो होता है वो किसी भी कंप्यूटर से जुड़े हुए डिवाइस, प्रिंटर को हम लोग नोड कहा जाता है। ठीक है, या नोड कहते हैं उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी फाइल सिस्टम की मॉनिटरिंग का अर्थ क्या होता है? किसी फाइल सिस्टम की मॉनिटरिंग का क्या अर्थ होता है? पहला ऑप्शन है किसी फाइल सिस्टम को क्रिएट करना, दूसरा है किसी फाइल सिस्टम को डिलीट करना, तीसरा ऑप्शन है किसी निर्देशिका प्रणाली में एक फाइल सिस्टम के हिस्से संलग्न करना या डायरेक्टरी स्ट्रक्चर से फाइल सिस्टम के हिस्से को रिमूव करना। तो फाइल सिस्टम की मॉनिटरिंग का अर्थ जो होता है वो होता है कि किसी निर्देशिका प्रणाली में एक फाइल सिस्टम के हिस्से संलग्न करना। ठीक है, बात करेंगे तो जो माउंटिंग वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम किसी स्टोरेज डिवाइस, हार्डवेयर हो या यूएसबी के फाइल सिस्टम को कंप्यूटर से जोड़कर कंप्यूटर के मौजूद जो डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, के साथ जोड़ता है। इसके बाद ही यूजर उस डिवाइस की फाइलों तक पहुंच पाता है। यानी कि एक डायरेक्टरी बनी होती है, जैसे फोल्डर के अंदर फोल्डर बना होता है। अगर आपको किसी फाइल के अंदर जाना है तो आपको उस फोल्डर से होकर के उस चीज को गुजरना है। तो यही स्ट्रक्चर कंप्यूटर फॉलो करता है प्यारे बच्चों, इसी को हम लोग बोलते हैं माउंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सीपीयू निम्नलिखित में से किस प्रकार से माध्यमिक स्मृति में से जानकारी को पढ़ता है? ठीक है, पहला, पहले जानकारी मुख्य स्मृति में स्थानांतरित की जाती है और वहां से सीपीयू पढ़ता है।
दूसरा सीधे पढ़ सकता है या रजिस्टरों के माध्यम से पढ़ सकता है, तीसरा है रोम के माध्यम से। तो इसका जो ऑप्शन है वो है आपका, पहले जानकारी मुख्य मेन मेमोरी में स्थानांतरित की जाती है और वहां से सीपीयू उसको पढ़ता है। तो सीपीयू कभी भी सीधे सेकेंडरी मेमोरी या हार्ड डिस्क या एसएसडी से डेटा नहीं पढ़ता, क्योंकि वह बहुत धीमी होती है। तो डेटा को पहले रैम या मेन मेमोरी में लाया जाता है, क्योंकि ठीक है, जहां से सीपीयू उसे तेजी से एक्सेस कर पाता है। ठीक है, इस बात को आपको समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम पहले से बंद कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? ठीक है, कोई कंप्यूटर बंद है और फिर उसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमने आपको बताया था कि आपके पास बूटिंग होता है, और बूटिंग दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वार्म बूटिंग, एक होता है कोल्ड बूटिंग। तो जब कंप्यूटर बंद होता है और उस स्थिति में हम कंप्यूटर ओपन करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। और कंप्यूटर चल रहा होता है और फिर हम उसको रिस्टार्ट कर देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं वार्म बूटिंग प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, सिस्टम को बूट करने का क्या अर्थ है। देखिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का लोड होना, बूटिंग नाम एक एप्लीकेशन प्रोग्राम चलाना, या शारीरिक रूप से कंप्यूटर को लात मारना या कंप्यूटर को खारिज करना, तो ये होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का लोड करना, बूटिंग कहलाता है। तो बूटिंग वह प्रक्रिया होता है जो कंप्यूटर चालू करने पर शुरू होता है। इसमें कंप्यूटर के हार्डवेयर की जांच होती है और अंत में ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज या लाइनेक्स जो भी है वो मुख्य मेमोरी में लोड हो जाते हैं ताकि कंप्यूटर उपयोग करने के लिए तैयार हो सके। देखिए, ये आपके बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आप इनको बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा और बिल्कुल पढ़िए, और जहां तक कोशिश करिए, अगर आपने प्रैक्टिस सेट लिया हो किसी एप्लीकेशन से तो आप प्रैक्टिस सेट भी चैप्टर वाइज करते चलिए ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से बनी रहे प्यारे बच्चों। ठीक है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बूट करने योग्य के लिए एक प्राथमिक विभाजन कैसे होना चाहिए। ठीक है, पहला है खुला हुआ, सक्रिय, बंद या बंद हुआ। तो सबसे पहला है बूट करने योग्य के लिए प्राथमिक जो विभाजन है वो एक्टिव करना। मतलब जो आपका पार्टीशन है, जब आपको बूट कराना है तो आपको क्या करना है कि उसको सक्रिय यानी कि उस पार्टीशन को एक्टिव कराना पड़ेगा, तभी हार्ड डिस्क हमारी बूट करती है। तो यहाँ पे देखिएगा, किसी भी डिस्क विभाजन पार्टीशन जब आप करते हैं, जब हार्ड डिस्क जैसे सी डी ई ड्राइव में बांटी जाती है, तो जिस ड्राइव में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करना होता है उसे एक्टिव करना होता है। तो बनाने के लिए उसे एक्टिव करने के रूप में मार्क करना आवश्यक होता है। कंप्यूटर का जो बायोस है या यूईएफआई सबसे पहले सक्रिय विभाजन को ही ढूंढता है, जो एक्टिव पार्टीशन होता है, ताकि वहां ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइलों को लोड किया जा सके। तो एक समय में केवल एक ही प्राइमरी पार्टीशन सक्रिय होती है, वो आप कोई भी कर लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सीपीयू में एक कंट्रोल यूनिट का कार्य क्या होता है। डेटा को प्राइमरी स्टोरेज में ट्रांसफर करना, प्रोग्राम निर्देशों को स्टोर करना, लॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करना। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोग्राम निर्देशों का डिकोड करना। तो बात करते हैं कि प्रोग्राम निर्देशों को डिकोड करने का जो काम होता है वो आपके कंट्रोल यूनिट का होता है। तो कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नर्व सिस्टम कहा जाता है, जैसा कि हमको पहले भी पता है। यह निर्देशों को क्या करता है, मेमोरी से प्राप्त करता है, उन्हें डिकोड करता है, और मतलब पहले उन्हें फेच करता है, फिर डिकोड करता है, और फिर कंप्यूटर के अन्य हिस्सों में वो उसको बांटने का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट, डैश पावर को बंद किए बिना कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने की एक प्रक्रिया होती है, जैसा कि अभी हमने एक क्वेश्चन में देखा, उसको हम लोग बोलते हैं, जब हम रिस्टार्ट करते हैं कंप्यूटर एकाएक स्टार्ट करते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं वार्म बूट प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की मेमोरी से सेव किए हुए डॉक्यूमेंट को ढूंढने और इसे देखने के लिए स्क्रीन पर लाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं रिट्रीव करना प्यारे बच्चों। स्टोरेज डिवाइस को डेटा या फाइलों को खोजकर वापस लाने की प्रक्रिया को हम डेटा रिट्रीवल है ना, उसको रिट्रीव कहा जाता है, डेटा रिट्रीवल कहा जाता है जब हम अपने तक डेटा लेके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कि डेटा प्रोसेसिंग के दौरान निर्देशों का वास्तविक निष्पादन डैश में होता है।
ठीक है। तो आप आउटपुट यूनिट में होता है, कंट्रोल यूनिट में होता है, हार्ड डिस्क में होता है, या अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में होता है। तो निर्देशों का वास्तविक निष्पादन जो होता है वो आपका अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में होता है। हालांकि कंट्रोल यूनिट निर्देशों को संभालती है, लेकिन काम का वास्तविक निष्पादन या गणना करना वो आपका एलयू के अंदर होता है। वो केवल कंट्रोल करने का काम होता है, जैसे ट्रैफिक करता है कि गाड़ी को इधर से उधर भेजना, ठीक है। ये सारे काम, सिस्टम सही से काम करे, हर कोई सही से आए, सही से जाए, तो इस सारी प्रक्रिया का काम कंट्रोल यूनिट का ही होता है। एएलयू का पूर्ण रूप होता है, उसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। प्यारे बच्चों, ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वह कंप्यूटर जो अन्य कंप्यूटर से रिसोर्स या डेटा के लिए अनुरोध करता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं क्लाइंट्स। प्यारे बच्चों, ठीक है। तो क्लाइंट सर्वर मॉडल में, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में, तो जो कंप्यूटर सेवा मांगता है वो क्लाइंट होता है, और जो सेवा प्रदान करता है उसको हम लोग सर्वर कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, एक डम्ब टर्मिनल में निम्न होता है: एक अंतः स्थापित माइक्रो प्रोसेसर, या एग्जीक्यूटिव मेमोरी, या इंडिपेंडेंट प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, या कीबोर्ड और एक स्क्रीन। तो इसका जो ऑप्शन होता है, डम टर्मिनल की बात करेंगे तो कीबोर्ड और एक स्क्रीन, ये अक्सर आप देखिएगा डम टर्मिनल में हमेशा कीबोर्ड और एक स्क्रीन ही होता है। कोई एक मिसिंग करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि डम टर्मिनल में कीबोर्ड और इसके अलावा क्या होता है, ठीक है। तो इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो डम टर्मिनल में वह अपना कोई माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसिंग क्षमता नहीं होता। डम टर्मिनल का अपना कोई माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसिंग नहीं क्षमता होती है, या केवल डेटा इनपुट करने और आउटपुट दिखाने का काम करती है। सारा प्रोसेसिंग का काम जो होता है वो मेन फ्रेम या सर्वर पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैकअप से फाइलों को रिकवर करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का इस्तेमाल किया जाता है? तो बैकअप से फाइलों को रिकवर करने के लिए हम उसको बोलते हैं रीस्टोर करना। जिसे रिस्टोर एंड बैकअप करने की बात करें तो रीस्टोर करना उसको बोलते हैं प्यारे बच्चों। तो रीस्टोर, बैकअप ली गई फाइलों को उनके पुनः स्थान पर, सुरक्षित स्थान पर वापस लाने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं रिस्टोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता इसके उपयोग को आकर्षक बनाती है? पहला है सूचना का स्टोरेज ये तथा रिट्रीवल करना, केवल ऑटोमेटिक ऑपरेशन करना, तीसरा है पृष्ठ शुद्धता एवं गति, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता इसके उपयोग को आकर्षक बनाती है? तो ये बनाती है आपका सभी ऑप्शन। ऑटोमेटिक ऑपरेशन करना, भंडारण करना, रिट्रीवल करना, शुद्ध करना डेटा को, है ना, उसकी स्पीड मेंटेन करना, ये सारे। तो कंप्यूटर की लोकप्रियता उसकी गति, एक्यूरेसी, बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर करना, उसे वापस स्टोरेज रिट्रीव करने की क्षमता के कारण ये सारे ऑप्शन सही हैं प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट है, कंप्यूटर में कौन सी यूनिट गणनाएं करने के लिए उत्तरदायित्व होती है? गणना करने के लिए तो वो आपका सिंपल सा है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जो घटाव करना, जोड़ा गुणा करना, भाग करना, ये सारे काम करना, लॉजिकल ऑपरेशन करना, कौन छोटा है कौन बड़ा है, ये अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का काम होता है प्यारे बच्चों, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, यूएसबी निम्न को संदर्भित करता है। यूएसबी क्या होता है? एक स्टोरेज डिवाइस होता है, पोर्ट टाइप होता है, या प्रोसेसर होता है, या सीरियल बस स्टैंड होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन है आपका पोर्ट टाइप होता है, जिसको हम लोग यूनिवर्सल सीरियल बस के नाम से भी जानते हैं। एक हार्डवेयर इंटरफेस या पोर्ट होता है जिसका उपयोग विभिन्न उपकरणों को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किया जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मदरबोर्ड को निम्न नाम से भी जाना जाता है। तो मदरबोर्ड को हम लोग अभी एक क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि मदरबोर्ड को हम लोग पीसीबी बोर्ड यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक माइक्रो कंप्यूटर कम से कम एक इनपुट यूनिट, एक आउटपुट यूनिट, एक माइक्रो प्रोसेसर यूनिट तथा एक डैश से बना होता है। अब देखिएगा, इसमें एक माइक्रो कंप्यूटर जो है कम से कम एक इनपुट यूनिट, एक आउटपुट यूनिट और एक माइक्रो प्रोसेसर यूनिट तथा एक डैश से बना होता है, वो होता है हमारा
मेमोरी यूनिट प्यारे बच्चों। तो एक माइक्रो कंप्यूटर जो होता है बुनियादी रूप से इनपुट आउटपुट माइक्रो प्रोसेसर और डेटा का स्टोर करने के लिए मेमोरी यूनिट का होना अनिवार्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, इस बात को आप नोट करके चलिएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट, मशीन कोड कंप्यूटर की मूलभूत भाषा होती है या भाषा है जिनमें निम्न का एक लंबा अनुक्रम सम्मिलित होता है, इकाई या शून्य का, अक्षरांकीय सप्तीक का यानी कि चिन्ह का, सिंबल्स का, मशीन प्रतीक का या ए एंड बीज का। तो आपका यहाँ पे इकाई और शून्य का। मशीन भाषा सबसे निम्न स्तर की भाषा होती है। ठीक है, जिसमें निम्न का एक लंबा होता है, लंबा अनुक्रम सम्मिलित होता है, तो निम्न स्तर की भाषा होती है जो केवल बाइनरी और नंबर्स यानी कि बाइनरी अंकों 0 और 1 के अनुक्रम को समझती है प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बाइट डेटा के एक डैश को संभाल सकता है। तो एक बाइट जो होता है वो डेटा के किसको संभालती है, एक कैरेक्टर को संभालने का काम करती है। तो एक बाइट 8 बिट जिसको हम लोग बोलते हैं, इतनी जगह होती है जिसमें कंप्यूटर का एक मानक अक्षर, चाहे वो ए हो, 1 हो या हैशटैग हो, ये सारे स्टोर किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मुख्य स्क्रीन एरिया जो कि आप कंप्यूटर को चालू करने के बाद देखते हैं क्या होता है। मुख्य स्क्रीन, स्टार्ट मेनू, डेस्कटॉप, फाइल मैनेजर या ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपको ये याद होना चाहिए कि हमारा जो मॉनिटर होता है उसको हम लोग डेस्कटॉप बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन है बी। ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने के बाद जो पहली वर्क स्पेस स्क्रीन दिखती है उसे हम लोग डेस्कटॉप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, डैश एक प्रोग्राम या फाइल का एक लघु ग्राफिकल प्रतिरूप है, क्या है, वो होता है हमारा आइकन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो किसी फाइल या प्रोग्राम को दर्शाने वाले छोटे ग्राफिक चित्र को हम लोग आइकन कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 8 बिट से कितनी बाइनरी संख्याएं निर्मित होती है। तो 8 बिट से आप ध्यान दीजिएगा कि 8 बिट से अगर हम बाइनरी संख्या की बात करेंगे तो 8 बिट से जो होता है 2 के पावर 8, ठीक है, उतनी संख्या आपकी निर्मित हो सकती है। ठीक है, यानी कि 2 के पावर 8 की बात करेंगे तो 256 प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल लेंगे कि 8 बिट से कितनी बाइनरी संख्याएं बन सकती हैं। एक कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता यदि उसमें डैश नहीं होता है। ठीक है, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आपका कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता। ठीक है, तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर का हार्डवेयर काम नहीं कर सकता, क्योंकि ओएस की बूटिंग प्रक्रिया को पूरा करता है। ठीक है, क्योंकि ओएस नहीं है तो वो बूटिंग प्रक्रिया को कंप्लीट भी नहीं करेगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक कंप्यूटर निम्न में से क्या परिणाम प्रदर्शित कर सकता है। इनपुट, आउटपुट, थिंकिंग, मतलब प्रदर्शित नहीं कर सकता, आपसे पूछ रहा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो देखिए कंप्यूटर जो है वो सारा काम कर सकता है, जैसे इनपुट कर सकता है, आउटपुट कर सकता है, प्रोसेसिंग कर सकता है, पर कंप्यूटर जो है वो थिंकिंग नहीं कर सकता प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आई होप आपको हमारा सारा ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपको पसंद आ रहा होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। ठीक है, आपको पसंद आ रहा है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं कि ये हमें मुझे पसंद है सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप देखिएगा, निम्न में से क्या एक कंप्यूटर का मूल्य कार्य नहीं है। टेक्स्ट कॉपी करना, इनपुट स्वीकार करना, डेटा प्रोसेस करना, डेटा स्टोर करना। ठीक है, तो आप देखेंगे कि टेक्स्ट को कॉपी करना कंप्यूटर का मूल कार्य नहीं है, जबकि सारे काम कंप्यूटर के होते हैं। इनपुट करना, डेटा प्रोसेस करना, डेटा स्टोर करना, ये सारे काम कंप्यूटर का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर 5 मूल कार्य क्रियान्वित करता है जो इनपुट, डैश, आउटपुट, स्टोरेज और कंट्रोल है। अब इसमें से क्या है, देखिए एक तो आपका गणना, और उसके बाद यहाँ पे प्रक्रिया है, प्रोसेस करना है, तीसरा ऑप्शन है कंबाइन, संलग्न करना और एक्सिक्यूट करना। ठीक है, तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन है जो है प्रोसेसिंग करना। तो कंप्यूटर क्या करता है, इनपुट लेता है, उसमें प्रोसेस करता है, प्रोसेस में कंट्रोलिंग होता है, देन आपका स्टोरेज भी करता है और हमको आउटपुट भी दिखाता है प्यारे बच्चों।
ठीक है। तो ये सीरीज आप याद रखिएगा, जो आपका इनपुट है उसे प्रोसेस करना है, उसके बाद आउटपुट देना है, फिर उसको स्टोर करना और कंट्रोल करने का जो काम है वो आपका, ये आपका 5 काम करता है कंप्यूटर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू का मुख्य कार्य नहीं है? ऑप्टिकल ड्राइव पढ़ने का काम है ना, दूसरा अर्थमेटिक या तार्किक कार्य का निष्पादन करना, संग्रहित प्रोग्राम निर्देशों का निष्पादन करना, प्राइमरी स्टोरेज या मुख्य मेमोरी से निकट से संपर्क करना। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्टिकल ड्राइव को पढ़ना। ऑप्टिकल ड्राइव जो होता है वो सीडी और डीवीडी का पढ़ने का काम पेरिफेरल डिवाइस का काम होता है, ठीक है। उसके लिए ऑप्टिकल ड्राइव लगी होती है सिस्टम के अंदर जो रीड करती है, ठीक है। यूएसबी का जो सीपीयू का काम है वो गणना और नियंत्रण करने का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन स्रोतों से डेटा या फाइल को स्थानीय कंप्यूटर पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उसको हम लोग बोलते हैं डाउनलोड बेटा, ठीक है। तो इंटरनेट में किसी डेटा को अपने कंप्यूटर यानी कि लोकल स्टोरेज में लाना डाउनलोडिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एसएमपीएस का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, एसएमपीएस को हम लोग बोलते हैं सिंपल मोड स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है। क्या बोलते हैं? स्विच मोड पावर सप्लाई। तो यह एक पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो कंप्यूटर के आंतरिक भागों को वोल्टेज प्रोवाइड करता है। आप देखते होंगे कि अगर सीपीयू मशीन देखेंगे तो आप पीछे एक फैन लगा होता है, वो उसी को हम लोग बोलते हैं एसएमपीएस प्यारे बच्चों। तो आई होप आपको हमारा सारा ये जो वीडियोस है यानी कि सॉरी आप कह सकते हैं क्लास है वो आपको पसंद आ रहा होगा, ठीक है। आगे की भी जो वीडियोस मैंने बनाई, जो क्लासेस आपने की ली हैं, ठीक है, उनको आप देखते रहिए प्यारे बच्चों, और उनको पढ़ करके आप इन सारे ऑप्शन को आप जब देखेंगे तो आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके नेक्स्ट पार्ट में अभी तो ये कंप्यूटर और उसके संरचना के बारे में सारी चीजें थी, कुछ मैंने इसमें मेमोरीज के भी ला के रखे हैं क्वेश्चंस, ठीक है। आगे हम लोग पूरा जो है आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवाइसेस, ठीक है, इन सारे चीजों के बारे में भी बात करेंगे। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्यारे बच्चों, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद प्यारे बच्चों।